सो हेलो एवरीवन। थोड़ा मैं अपने आप पे ही हंस रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिट करने समय गलत हो गया है। 41 नंबर क्वेश्चन से हम 50 तक आज देखने वाले हैं। तो ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया। अभी तो मुझे लग रहा है कि हाँ, अभी एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं और इसको मतलब वीडियो बनाने में मतलब शूट करने में 20 मिनट लग ही जाते हैं। उसके बाद अपलोड करने में मुझे लगता है 1 घंटे लग जाते हैं। मतलब पूरा टाइटल मतलब साढ़े 10 या 10:45 तक इस वीडियो को हम अपलोड कर पाएंगे। एनीवे, आज मैं भूल गया था। आज से हमारा केवल और केवल 89 डेज लेफ्ट है मशीन PYQ। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि 41 नंबर क्वेश्चन से पहले हमें 40 नंबर क्वेश्चन समझना होगा, क्योंकि कल हम आपको 40 नंबर क्वेश्चन नहीं समझाए थे, क्योंकि 40 और 41 दोनों जो है इंटर रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले हमारा कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर है हमारे पास कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस एस 1। मतलब हमारा वोल्टेज दिया हुआ है, करेंट दिया हुआ है, पावर फैक्टर यूनिटी दिया हुआ है, एक्सेस जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है वो दिया हुआ है, और बोल रहा है कि रेजिस्टेंस इज इलेक्ट्रेड। हमें फाइंड क्या करना है, एक्साइटेशन मतलब वोल्टेज एंड लोड एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल हमने लिखा है, बहुत ही सिंपल। देखिए कैसे ये सिंपल है बहुत क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वल टू VT माइनस जे IA एक्सेस होता है। तो यहाँ से VT की वैल्यू दी हुई है, IA की वैल्यू दी हुई है। देखिए IA की वैल्यू हमारी वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, IA की वैल्यू दी हुई है 0.6 और सबकी वैल्यू दी हुई है। तो इसमें हमें मतलब सबसे पहले एंगल निकालना है। जब निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल हमारा आ जाएगा -30.96। तो हमारा निकल गया, और यहाँ से E मतलब हमारा EMF निकल गया जो 1.17। तो इतना इजीली मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो समझ लो कि एक लाइनर क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने मतलब सभी क्वेश्चन दिया था, बस ये फार्मूला हमें यूज़ करना था, VT सभी वैल्यू रखना था। रखने के बाद जस्ट ये हमारा देखिए, ये हमारा 1 - j 0.6 इतना आया। बस इसको जो मतलब पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको जस्ट आप पोलर फॉर्म में करोगे इतना आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, कीपिंग एक्साइटेशन जो है वोल्टेज सेम। हम एक्साइटेशन वोल्टेज सेम रखेंगे जितना हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज अभी हमने निकाला है 1.17। लोड ऑन द मोटर एंड इंक्रीज सच दैट मोटर करेंट, इंक्रीज क्या कर रहे हैं हम, मोटर करेंट सच दैट यहाँ पर लिख रहा है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं 20% हमारा एक्साइटेशन सेम लोड है हम कह रहा है, और ये इंक्रीज़ कर रहा है जो कि हमारा करंट जो है इंक्रीज़ कर रहा है 20%। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करंट हम 0.6%, अब इसका 20% बढ़ा लेंगे तो 1.5 फैक्टर से हमारा बढ़ जाएगा। तो 1.2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.72 हमारा करंट हो गया। फिर से वही हम फार्मूला लगाएंगे, और ये हमारा ऑलरेडी सेम दिया हुआ है जितना पहले था, पहले हमने निकाल के रखा है उतना ही है। तो वो ये हमने वही लिखा है कि हम निकाल के रखें VT माइनस IA, और ये हमारा मतलब एंगल जो है -5 एक्सेस हो जाएगा। तो -5 को हम क्या लिख सकते हैं, जो cos थीटा माइनस जे साइन थीटा आप जानते होंगे, हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मतलब ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में रेक्टेंगुलर, हाँ ये हमारा पोलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही हमारा वोल्टेज जो है 1 दिया हुआ है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज अब एवं क्वेश्चन में 1 दिया हुआ था। IA की वैल्यू अभी हमने निकाला 0.72, IA की वैल्यू रखेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए E का होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों और होल स्क्वायर होगा। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे साइन थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जब साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू आ गई तो यहाँ से हम 5 = भी निकाल लेंगे, 5 निकाल लेंगे। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, तो 0.99 मतलब साइन थीटा की वैल्यू जितनी आएगी 0.9 जो आ रही है, 5 लैगिंग आ जाएगी। लैगिंग कैसे, ये हमारा जो आंसर आ रहा है देख सकते हैं, लैगिंग और लीडिंग आप जानते होंगे, प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा cos 5 प्लस में आ रहा है ना, तो प्लस में मतलब इसका जो 5 होता है अगर वो निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये आपको कंसेप्ट आपको समझना चाहिए कि जब पावर फैक्टर मतलब एंगल जो होता है पॉजिटिव आता है तो लीडिंग होता है, लैगिंग होता है। तो ये सब चीज़ें आपको आपके कंसेप्ट में मिलेंगे, वहाँ से आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो यहाँ से मतलब हमारा जो 5 आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमारा ये जो cos 5 हम निकालेंगे 0.99 आप निकालो, बस 5 की वैल्यू रख दो cos 5 में, तो आपका 0.995 ये लैगिंग आ जाएगा। लैगिंग है ना 0.95। देखिए लैगिंग लीडिंग दोनों साथ में है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लस में आता है तो हमारा लैगिंग होता है, माइनस में आता है तो लीडिंग होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अपोजिट चलता है, प्लस आएगा तो लैगिंग प्लस आएगा, और माइनस आएगा तो लीडिंग। लीडिंग मतलब क्या होता है, ऐसे तो हम पढ़ते हैं प्लस होता है, लीडिंग लीड कर रहा है मीन्स आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट होता है। तो यही सब चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कंसेप्ट में देखना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में IF = 20 दिया हुआ है। देखिए IF = 20 सब कुछ दिया हुआ है। अब तो आप इतना मतलब समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन बस समझ के हमें लिखना होता है। E की वैल्यू, V की वैल्यू, IL की वैल्यू, RN नेगलेक्ट कर देंगे तो EF = VT, और यहाँ पे मतलब हम प्लस ले लेंगे। किस लिए, क्योंकि हमारा
मुझे लगता है जस्ट इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ड्रॉप गिवन इन द मशीन करंट, तो फील्ड अल्टरनेटर बोल रहा है, अल्टरनेटर में हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव लिए जस्ट फॉर गिवन फील्ड करंट अंडर सर्किट कंडीशन, IA जो है IAC के बराबर है और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 0 माना है। तो टर्मिनल वोल्टेज अगर 0 हो जाएगा तो एक्सेस इक्वल टू हम निकाल लेंगे V/I, तो ये EF VOC के बराबर आ जाएगा। यहाँ से ओपन सर्किट वोल्टेज IA इक्वल टू 0, ओपन सर्किट वोल्टेज होगा तो हमारा IA इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा जो ये हम लीनियरिटी एजम्पशन को फॉलो करेगा एंड यहाँ से मतलब हम क्या कर लेंगे, एक्सेस इक्वल टू V ओपन सर्किट अपन I शॉर्ट सर्किट। तो ओपन सर्किट का हमारा V मालूम है और शॉर्ट सर्किट का हमारा करंट मालूम है, जस्ट इसको निकाल लेंगे। और इंटरनल वोल्टेज जो आप पूछ रहा है तो IA इंटू एक्सेस आ जाएगा। IA की वैल्यू हमने निकाला, देखिए IA की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, IA की वैल्यू 200, ठीक है, और एक्सेस की वैल्यू 5, तो यहाँ से हमारा 1000 आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सच में 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। फिर से मैं समझता हूँ 2 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए कम से कम। देखिए यहाँ पे I की वैल्यू I0 की वैल्यू दी हुई है, ये फील्ड करंट, ये हमारा आर्मेचर करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, IL की वैल्यू दी हुई है, RN नेगलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो EF इक्वल टू VT। और ये फार्मूला में हम जस्ट रखेंगे, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, तो हमारा VT इक्वल टू 0 हो जाएगा, IA IC के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक्सेस इक्वल टू EF अपन IS, तो यहाँ पे EF जो होगा VOC के बराबर हो जाएगा। EF जो फील्ड करंट होगा वो हमारा ओपन सर्किट जो होता है वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज IA इक्वल टू 0 विद लीनियरिटी एजम्पशन, मतलब एक्सेस इक्वल टू VOC अपन ISC। जब लीनियरिटी एजम्पशन हम पढ़ते हैं तो ये हमारा एजम्पशन आता है। तो VOC की वैल्यू हमारा 2000 दिया हुआ है और 400 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये हम मतलब 400 ISC की वैल्यू हमारा 400 दिया हुआ, निकालेंगे 5 एम्पियर। उसके बाद इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हम जस्ट इसको IA इंटू एक्सेस मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा हमसे क्या कह रहा है, इन 3 फेज सेलिएंट पोल जो हमारा सिंक्रोनस मोटर इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस ऑपरेटेड एंड नो लोड, नॉर्मल एक्साइटेशन है, तो द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ द मोटर फर्स्ट रिड्यूस टू 0 देन इंक्रीज इन रिवर्स, तो हमारा क्या होगा। सबसे पहले देखिए हमारा 3 फेज सेलिएंट पोल है। सेलिएंट पोल, सिलिंड्रिकल पोल क्या होता है ये तो आप समझते ही होंगे। सेलिएंट मतलब ये जो ऐसे सेलिएंट होता है, ठीक है, और इसमें जो होता है एयर कैप होता है, जैसे ये हमारा एयर कैप होता है, तो ये हमारा लो स्पीड के लिए क्या है। सिलिंड्रिकल क्या होता है, जो सिलिंड्रिकल उसमें एयर कैप, मतलब ये क्या ही मैं बताऊँगी, थोड़ा सा आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन फोकस करते हैं। तो हमारे पास 3 फेज सेलिएंट पोल हमारा सिंक्रोनस मोटर है कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस, कह रहा है कि हम फील्ड करंट घटाएंगे देन इंक्रीज इन रिवर्स, मतलब हमारा फील्ड करंट को हम घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज इन रिवर्स ग्रेजुअली डायरेक्शन। तो हमारा मतलब फील्ड करंट हम घटाएंगे, फिर से मैं बता रहा हूँ, फील्ड करंट घटा रहे हैं और रिवर्स में इसकी रिवर्स डायरेक्शन में हम ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है देन इंक्रीज द, मतलब पहले तो हम 0 कर रहे हैं। देखिए मोटर फर्स्ट रिड्यूस टू 0, एक्साइटेशन को 0 कर रहे हैं, देन इंक्रीजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। क्या इंक्रीज कर रहे हैं, फील्ड एक्साइटेशन। देखिए फील्ड एक्साइटेशन को पहले हम 0 कर दे रहे हैं घटा के, फिर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, और अब बढ़ा रहे हैं तो हम इसको रिवर्स डायरेक्शन बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे केसेस में हमारा क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड जो मतलब ये इसमें ऑप्शन नंबर बी मतलब कैसे होगा, देखिए IF इक्वल टू, हम जानते हैं कि IF घटेगा तो हमारा फ्लक्स घटेगा। जब फ्लक्स घटेगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फ्लक्स घट रहा है, तो मतलब फ्लक्स घटेगा तो क्या होगा, फर्स्टली हमारा जो होगा, ये हमारा क्या पूछ रहा है, देन आर्मेचर करंट। तो फ्लक्स घटेगा तो हमारा फर्स्टली जो यहाँ पे लिखा है कि मतलब फर्स्ट हमारा जो होगा आर्मेचर करंट जो होगा पहले तो बढ़ेगा, आर्मेचर करंट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज स्टेपली। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पे, हमारा फील्ड करंट घटा रहा है, फील्ड करंट घटाएगा तो हमारा फ्लक्स घटेगा तो आर्मेचर करंट जो होता है और फील्ड करंट में अंतर होता है। जब फील्ड करंट घटे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा और जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, दोनों में हमारा इन्वर्स रिलेशन आप कह सकते हो। अगर फील्ड करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट घटेगा, वो बढ़ेगा तो घटेगा। तो यहाँ से फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज है। तो हम 43 देखें, 44 आता है। 44 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास 44 में XD दिया हुआ है, XQ मतलब क्वाड्रेचर एक्सिस, Q एक्सिस दिया हुआ है, RA की वैल्यू हमारा दिया हुआ है, RA की वैल्यू दिया हुआ यूनिटी पावर फैक्टर है, तो हमें एंगल पूछ रहा है, मतलब डेल एंगल, पावर एंगल पूछ रहा है। तो पावर एंगल हमारा क्या होता है, EF और BT के बीच में बनता है। EF जो हमारा मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये हम देख रहे हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल इसमें बोल रहा है। तो रेटेड पावर इज डिलीवर एट, मतलब IA और VT के मतलब बीच में हम एंगल को देखने वाले हैं। ये हमारा 1 एंगल 0 दिया हुआ है।
तो यहाँ से क्वाड्रेचर एक्सिस फंक्शनिंग जो होगा क्यू एक्सिस आई क्यू इक्वल टू हमारा 1 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 रेस्पेक्टिवली दिया है ना। क्वाड्रेचर एक्सिस देखिए डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस, तो आई क्यू मतलब एक्स क्यू इक्वल टू 1 दिया हुआ है। यहाँ से जस्ट हम फार्मूला में पुट कर लेंगे, एफ इक्वल टू ई डैश इक्वल टू वी टी जे आई ए जे एक्सेस आई ए होगा, तो एफ इक्वल टू वी टी का वैल्यू 1 दिया हुआ है। हम आई ए और एक्सेस की वैल्यू रखेंगे तो हमारा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 एंगल 45 डिग्री, तो हमारा एंगल कितना है 45 डिग्री। ये सब चीज़ समझना होगा, लेट हो गया है थोड़ा, मेरे को भी अदर भी चीज़ पढ़नी है, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी आज बता दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं दूसरी बार करूँगा तो मेरे पास केवल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और मैं उसको एक मतलब बिल्कुल अच्छे से करूँगा। तो इस बार केवल मेरा अप्रोच है कि क्वेश्चन समझ लिए काम खत्म, ठीक है, बस क्वेश्चन समझना ही हमारा अभी पहली बार में इनिशिएटिव। देखिए कोई भी काम को धीरे धीरे करते हैं, इतना जल्दी भी हमें मतलब कोई स्पीड इतना भी स्पीड में नहीं पढ़ना है, जो भी हम कर रहे हैं बहुत ही साइलेंटली और बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है, कोई भी हमें हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला स्टेप हम क्वेश्चन समझ लिए, सबसे पहली बार भाई क्वेश्चन देख के ही हम समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए, इट्स गुड। दूसरी बार हम करना कोशिश करेंगे, तीसरी बार में बिना देखे करेंगे, चौथी बार हम 4 बार तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसलिए देखो मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ के जा रहा हूँ। पीसीएम का मेरा कंसेप्ट है, पावर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम, और ये हमारा मशीन, और थोड़ा सा मैथ पढ़ लूँगा, तो ये हमारा 4 ही सब्जेक्ट होगा। लेकिन 4 सब्जेक्ट को पूरा फरवरी से पहले मतलब 4 बार से कम नहीं, 4 सब्जेक्ट 4 बार से कम तो पढ़ के ही नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए 4 बार तो पढ़ना ही है, कम से कम 4 ही सब्जेक्ट पढ़ूँ, लेकिन अगर जितना ही पढ़ूँ उसमें से नंबर आने चाहिए। 12 सब्जेक्ट 12 कर लूँ और पता चले कि 12 में एक भी अच्छे से याद नहीं आ रहा है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो पहली बार मेरा है, आपके सामने ही मैं मशीन चौथी बार पढ़ के दिखाऊंगा, आपके सामने ही फरवरी से पहले। ये पहली बार हो गया, दूसरी बार मैं केवल क्वेश्चन लूँगा, आंसर लूँगा, फिर तीसरी बार मैं क्वेश्चन देख के अपने से रिवीजन करूँगा, चौथी बार मॉक टेस्ट दूंगा, तो हो ही जाएगा 4 बार, अब क्या चाहिए भाई। तो इस तरह से हमारा 45 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। तो एंगल जो है, एंगल डेल दिया हुआ है, स्विंग एंगल द सिंक्रोनस जनरेटर। तो देखिए एंगल जो है ये स्विंग इक्वेशन के एंगल है, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एक्सिस फिक्स टू द रोटर विथ रिस्पेक्ट टू हमारा सिंक्रोनसली रोटेटिंग एक्सिस। तो ये आपको याद करना होगा, ये कंसेप्ट है कि हमारा डेल एंगल जो होता है वो किसके बीच में होता है। जो स्विंग एंगल होता है वो जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सिस फिक्स टू रोटर, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटर विथ फिक्स टू द सिंक्रोनसली, देखिए सिंक्रोनसली जो है रोटेटिंग एक्सिस, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम 45 नंबर क्वेश्चन ये याद करना पड़ेगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं कि मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 थोड़ा सा हैक्टिक है लेकिन बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आप सेमेस्टर में किए होंगे। V इक्वल टू है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है, ओपन सर्किट में हमारा VOC और IF दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट में ISC और IF दिया हुआ है। फाइंड हमसे ZS जो है, Z मतलब इमिडेंस पर फेज बोल रहा है। तो सबसे पहले VP हम निकालेंगे फेज वोल्टेज, तो हमारा जो लाइन वोल्टेज बाई √2, तो ये हमारा फेज वोल्टेज आ गया। फेज वोल्टेज बेस इम्पीडेंस निकालेंगे, बेस इम्पीडेंस के लिए VOC अपन IS मतलब V अपन I हो जाएगा। तो हमारा बेस इम्पीडेंस आ गया, बेस इम्पीडेंस इतना आ गया। जब बेस इम्पीडेंस वंस वी गेट फॉर फाइंडिंग द सिंक्रोनस इम्पीडेंस एट द रेटेड वोल्टेज सैचुरेशन इफेक्ट ऑफ द मशीन, मतलब ये क्या करेंगे हम इस समय, जब हमारा सैचुरेशन इफेक्ट क्या होगा एट द मशीन टू बी कंसिडर शॉर्ट सर्किट रेशियो। शॉर्ट सर्किट रेशियो जो होता है, ध्यान से देखिए कि IF फॉर VOC और IF फॉर ISC, मतलब हम जब भी शॉर्ट सर्किट रेशियो निकालते हैं तो IF फील्ड करंट जो होता है, VOC का फील्ड करंट जो होता है ISC का, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का हम निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा 1/Z जो होगा ZS सैचुरेटेड, वो क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू हमने निकाला, दोनों की वैल्यू का रेशियो हम निकालेंगे तो ZSC मतलब हमारा 0.65 पर यूनिट आ जाएगा। वंस वी गेट देन पर यूनिट वैल्यू को हमें मतलब क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो एक्चुअल वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, देखिए पर यूनिट वैल्यू इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू अपन बेस वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ACT, एक्चुअल वैल्यू अपन बेस वैल्यू होता है। तो यहाँ से हमें क्या मतलब एक्चुअल वैल्यू निकालना है, एक्चुअल वैल्यू पर यूनिट वैल्यू हमने निकाला है, और इसमें जो हमारा बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है 0.65, तो ये हम मतलब ये हमारा पर यूनिट वैल्यू है, और बेस वैल्यू ऑलरेडी हमने मतलब देखिए बेस वैल्यू कहीं तो निकाला होगा। ये कितना बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू हमारा 23 कितना है, देखिए 23 पॉइंट यहाँ पे हमने निकाला है ना बेस इम्पीडेंस। तो यहाँ पे देखिए टिक भी लगाया, बेस इम्पीडेंस इतना है जस्ट 2.3094। तो हम वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट होगा 3, तो हम रख लेंगे, हमारा ZS इक्वल टू आ जाएगा। तो इस तरह से हम 46 नंबर क्वेश्चन देखें। अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 47 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर है जो कि कनेक्टेड इन इनफाइनाइट बस, अब देख सकते हैं ये कनेक्टेड है फिगर में, और ये फेज सीक्वेंस ऑफ द RYB इनकमिंग जनरेटर। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए जो LA है, LA यहाँ पे हमने लिखा है LA कनेक्टेड R R डैश
आर और आर डैश, ठीक है। एल ए जो है आर और आर डैश है, देखिए आर यहाँ पे आर डैश से कनेक्ट है, एल ए जो वाई और वाई डैश से हमारा कनेक्ट है वो जो है हमारा एल बी एल सी कनेक्ट है। तो सिंक्रोनाइजेशन डार्क लैम्प का हम यूज करेंगे, या तो सिंक्रोनाइजेशन डार्क लैम्प का यूज करते हैं, और या तो एक सिंक्रोनस मतलब इंडिकेटर होता है उसका यूज करते हैं। करेक्ट सीक्वेंस व्हेन ऑल द लैम्प ब्राइट और डार्क टुगेदर, दोनों मतलब सभी लैम्प जो है एक साथ डार्क या ब्लैक मतलब जो डार्क हो या मतलब ब्राइट हो, तो उस समय हमारा क्या होगा, उस समय एक करेक्ट सीक्वेंस में होता है। अगर एक डिम हो रहा है एक डार्क हो रहा है, तो ये आपने सेमेस्टर में इसका मतलब प्रैक्टिकल भी किया होगा, तो आपको वहाँ समझ में आ रहा होगा। व्हेन अगर डार्क या लैम्प हो तो ये हमारा सही है नहीं, लेकिन बट हेयर नॉट इन सीक्वेंस इज अपोजिट, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सो देयर सीक्वेंस इज अपोजिट व्हेन ऑल द लैम्प ब्राइट और डार्क टुगेदर बट हेयर नॉट, यहाँ पे नहीं है ऐसा, यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए पहली बार में मुझे समझ में नहीं आया, फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट पूछ रहा था, फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने इसको छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क लगा के, क्योंकि दूसरी बार जब प्रैक्टिस करूँगा तो कुछ तो चाहिए ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की 48 नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपके पास पोल दिया हुआ है 180, हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन जो है, सबसे पहले 48 हमारा 20 पोल दिया 180 डिग्री आइडेंटिकल हमारा क्या स्टेटर है। यहाँ बोला है Z = 6 कंडक्टर एट ऑल कॉयल ऑफ फेज आर इन सीरीज, फर्स्ट कॉयल कनेक्टेड टू सीरीज सिंगल फेज पहले कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे वाइंडिंग V1 है, फिर 3 फेज हम कनेक्ट करेंगे तो V1/V2 में फाइंड करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं, सबसे पहले हमारा स्लॉट पर पोल पर फेज एम इक्वल टू निकाल लेंगे, तो 180 20/1 सिंगल फेज के लिए 9 आ जाएगा, 3 फेज के लिए 3 आ जाएगा, स्लॉट एंगल बीटा इक्वल टू 180/9 आ जाएगा, क्योंकि स्लॉट पर पोल 9 है। बस यहाँ पे के डी निकाल लेंगे, साइन एम बीटा/2 एम साइन बीटा/2, हम कुछ बता नहीं रहे हैं, कैलकुलेशन एडजस्ट आप कर लीजिएगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको देखते हुए थोड़ा हम ज़्यादा बता रहे हैं। यहाँ से केवल मतलब ये स्लॉट पर पोल हम पहले सिंगल फेज के लिए निकालें, यहाँ पर हम 3 फेज के लिए निकालेंगे, 3 फेज के लिए इतना आ जाएगा जस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, टर्न पर फेज निकालेंगे सिंगल फेज के लिए। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हमारा 180 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1080 आ जाएगा। यहाँ से N1 हम निकालेंगे, N1 इज़ द हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, तो ये हम निकाल लेंगे, मतलब टोटल कंडक्टर हम निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो एक टर्न में हमारा क्या होता है, 2 कंडक्टर, एक यहाँ पे 2 से डिवाइड करें 540 कंडक्टर आ जाएगा। टर्न पर फेज हम निकालेंगे तो N2 = 1080 3 फेज के लिए 3 से मल्टीप्लाई करके तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि रेशियो ऑफ हमें क्या पूछ रहा था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है 2 नंबर का। रेशियो ऑफ जनरेटर वोल्टेज, तो V1 = V2/N1 N2 होता है, KD1 KD2 सबकी वैल्यू हमने फाइंड किया, जस्ट हम इसको लिखेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा आंसर। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इसको जरूर आप एक बार सॉल्व कीजिएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सिंक्रोनस मशीन हैविंग हंटिंग, मतलब हंटिंग क्यों होता है, जस्ट आप जानते होंगे, रिड्यूसिंग यूज़ ऑफ डैम्पर बार का हम यूज़ करते हैं, डैम्पर बार का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे हंटिंग जो होता है इंप्रूव हो जाता है। और ये जो डैम्पर बार होते हैं कजेज द एडिशनल कॉपर लॉस। डैम्पर बार जो होते हैं, देखिए हमारा जैसे ये डैम्पर बार क्या होता है, 1 मिनट हाथ में कुछ पड़ गया, ओके देखिए डैम्पर बार क्या होता है, जैसे ये हमारा ये क्या है, 1 मिनट आप बताइए, आप ही बताएंगे, आप जानते भी होंगे, बिल्कुल आप जानते होंगे क्या है, हम क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा, अरे यार मैं बना 1 मिनट सॉरी, बनता कैसे है, या सी नाउ 18 मिनट हो गए यार। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं, ये हमारा मतलब ये सेलेंट पोल है, तो इसमें हम क्या करते हैं, और हम एक एडिशनल वाइंडिंग यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ से, इसी को हम डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। तो जब हमारा हंटिंग होता है तो इसको शॉर्टिंग नहीं करते हैं, जब भी इसमें मतलब आप पढ़े होंगे, जब भी रिलेटिव मोशन आता है तो इसमें इंडक्शन लगता है, इंडक्शन कारण इसमें ऊपर कॉपर हम लगाए होते हैं, कॉपर कारण इसमें एडिशनल कॉपर लॉसेज होने लगते हैं, तो यही हमारा एडिशनल कॉपर लॉसेज होने लगेगा। अब जो है 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे सभी डेटा नहीं लिया हूँ, थोड़ा सा बस हम समझा देते हैं कैसे 15 क्या है। इसमें सबसे पहले 50 नंबर क्वेश्चन में हमारा एक्सेस दिया होगा, P जो है यूनिटी पावर फैक्टर लिया हुआ है, और V टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है, सभी हम फिगर में बना लेंगे थोड़ा मतलब सर्किट फॉर्म में। और यहाँ एक्सेस की वैल्यू दिया हुआ है, P की वैल्यू, और cos फाई यूनिटी दिया हुआ है, और V की वैल्यू हमारा दिया हुआ है, रेफरेंस वोल्टेज हम ले लेंगे। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को करने के लिए पावर सप्लाइड 1 पर यूनिट, P = V मतलब I cos फाई होता है, I की वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू 0.91 आ जाएगा,
EF इक्वल टू VT प्लस JIX, यहाँ से हम सभी वैल्यू को पुट इन करेंगे। EF की वैल्यू हम निकालना है, EF की वैल्यू में डेल्टा की वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर एंगल जितना आएगा वही हमारा डेल्टा की वैल्यू हो जाएगा। डेल्टा की वैल्यू 33.49 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन हमने करके आपको दिखा दिया। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन हाँ मेरा जो मतलब एक दिन का जो मतलब मैंने ऑलरेडी टारगेट बनाया उसको मैंने कंप्लीट किया। ऐसा नहीं है कि भगा भगा कर बताता हूँ, जितना मुझे आता है मैं उतना ही बताता हूँ, उससे अधिक ना तो उससे कम। हाँ तो इतना अभी पहली बार में इतना ही मैं कर ले रहा हूँ, इट्स इनफ फॉर मी। एंड ये सीरीज़ बन रहा है, ऑब्वियसली इन फ्यूचर अगर कोई देखता है तो उसको एक आइडिया तो मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।